हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो टेल्थीज आज आपके लिए एमसीक्यू का भंडार लेके आया हूं और चैप्टर हमारा है आज का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मेंडल जी ने काफी मेहनत करी इस चैप्टर में और इस चैप्टर में आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेके, क्योंकि इस चैप्टर से काफी कुछ पार्ट रिमूव कर दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन आंसर में बहुत ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं होगा। हालांकि इसके पहले अगर हम देखें बात करें तो वहां पे थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसी डिसीज ने काफी अच्छा पार्ट कवरेज किया था। तो चलिए बात करते हैं कुछ मेंडल के बारे में और बहुत सारे एमसीक्यूज में लेके आ रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन याद रखिए हमारे चैनल को यानी आरटी एकेडमी के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही हमारे आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो चलिए टाइम गंवाए बिना हम चालू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दे दूं कि चैप्टर जो हमारा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके लेक्चर को देखने के लिए अगर आपको थ्योरी एक्सप्लेन समझनी है तो हमारे एकेडमी के चैनल पे जाएं और वहां पर जाकर के चैप्टर को ढूंढें, आसानी से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ एमसीक्यूज के स्किल बेस्ड क्वेश्चंस की। क्लियर? तो ये जो चैप्टर था बेसिकली स्टार्टिंग की बात करें तो मेंडल ने हमें चैप्टर के बारे में बताया, चैप्टर नेशन जेनेटिक्स के बारे में बताया। मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताया, एलील के बारे में बताया एंड काफी और साइंटिस्ट टीएच मॉर्गन जैसे साइंटिस्टों ने आकर के इसकी कहानी को और बढ़ाया, क्रोमोसोमल थ्योरी दे डाली, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर वो एक्सपेरिमेंट करते रहे, कुछ कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस के बारे में बताया, ब्लड ग्रुप के बारे में जाना हमने यहाँ पर, उसी पे बेस्ड एमसीक्यूज हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ जेनेटिक डिसीज, तो मेरे भाई लोग जेनेटिक डिसीज के बारे में बात करें तो इफ अ जेनेटिक डिसीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फेनोटाइपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। कह रहा है अगर कोई, पहले आंसर को सीधे मत देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन को सोचिए समझिए। इफ अ जेनेटिक डिसीज इज ट्रांसफर्ड, अगर कोई जेनेटिक डिसीज ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर होगी ही होगी क्योंकि जेनेटिक डिसीजेस वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर होती है। कह रहा इफ अ जेनेटिक डिसीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फेनोटाइपिकली नॉर्मल बट कैरियर, यानी कि मान लीजिए XX करके ये हमारी कोई फीमेल है, कह रहा फेनोटाइपिकली और इस पे हमारा जीन्स मौजूद है हीमोफीलिया। कह रहे हैं कि अगर ये ट्रांसफर होकर के इनके बच्चे में जाता है फेनोटाइपिकली बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, लेकिन जो बीमारी हो रही है वो सिर्फ कैरियर है, सिर्फ कैरियर बन रहा है, वो डिसीज नहीं कॉज कर रहा है फीमेल में। फीमेल में अगर कैरियर बना रहा है, क्योंकि मेल में आपको पता है अगर ये मेल में पहुंच गया तो ये क्या है, ये पेशेंट हो जाएंगे, डिसीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे डिसीज नहीं कॉज कर रहा है। क्यों डिसीज कॉज नहीं कर रहा? क्योंकि ये एक रिसेसिव जीन है, ये एक रिसेसिव जीन होता है, इसीलिए जब तक दोनों एक्स पे नहीं आ जाएगा ये डिसीज हावी नहीं हो पाएगी। सिर्फ एक एक्स पे है इसलिए क्या है, रिसेसिव है। तो सिंपल सी बात है, एक चीज तो निकल आई कि फीमेल में पहुंचा तो है लेकिन डिसीज नहीं बना रहा है, तो कैरियर तो हो गया, यानी कि एक रिसेसिव जीन है। अब यहाँ पर सेक्स लिंक बात आ रही है, यानी कि माँ से बेटे में, पिता से बेटे में जा रहा है, तो ये हमारा हो जाता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्योंकि सेक्स की जब बात आ जाएगी, मेल फीमेल की जब बात करने लगे क्वेश्चन, तो सेक्स से रिलेटेड हो गया और रिसेसिव है तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन सिकल सेल एनीमिया, हालांकि ये रिमूव हो चुका है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया को हटा ही दीजिए अपने लिस्ट से, आगे चलिए ब्लड ग्रुप पे आ जाइए। क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 3 वाले भाई साहब? क्वेश्चन 3 वाले कहते हैं पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA/IB, कुछ ऐसे समझ लीजिए, कोई पर्सन है जिसके जीन्स IA है एंड IB है, ठीक, would show the blood group as AB. This is because of pleiotropy, codominance, segregation, incomplete. देख क्या
ब्लड ग्रुप के मामले में 3 जीन्स पाए जाते हैं, इसे एबीओ ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ए भी डोमिनेंस होता है, बी भी डोमिनेंस होता है, ओ रिसेसिव जीन होता है, ओ रिसेसिव जीन्स है। तो अगर ए भी डोमिनेंस है, बी भी डोमिनेंस है, ए के साथ ओ आ जाएगा तो ब्लड ग्रुप तो ए ही बनेगा, क्योंकि ए वाला जीन डोमिनेंस है तो ए वाली अपने प्रोटीन को बनाएगा और वही प्रोटीन आपके अपीयरेंस में आएगी। बी के साथ अगर ओ है तो बी वाला अपनी प्रोटीन बनाएगा, अपनी अपीयरेंस देगा। लेकिन जब दोनों दमदार एक के साथ एक दूसरे के साथ आते हैं, यानी ए वाला भी जीन आ गया बी वाला, तो दोनों दोस्ती करते कहते तुम भी अपनी प्रोटीन बना लो और हम भी अपनी प्रोटीन बनाए ले रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड ग्रुप में आरबीसी में एंटीजन ए भी पहुंच जाता है और एंटीजन बी, यानी कि एक तरीके से दोस्ती निभाई है, कोरिलेट किया है, तो बन गया कोडोमिनेंस। आंसर आपका क्या हो गया? कोडोमिनेंस। क्वेश्चन 4, ZZ and ZW type of sex determination is seen as ZZ and ZW किसमें पाया जाता है? तो ये चीज समझ लीजिए, ये मेल हेटेरोगैमेटी है, ZZ और इस तरह का सेगमेंट आपको पीकॉक यानी बर्ड्स की जब बात करेंगे तो बर्ड्स में ZW हमारा मेल और ZZ फीमेल को डिफाइन करता है। अगले पेज पे चलिए, क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिएगा। 60 क्वेश्चन का टारगेट मैंने रखा हुआ है आपके लिए कि आपको 60 क्वेश्चन तक के पास लेके चलूं। 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा आज के आज। A cross between two tall plants resulted in offspring having few dwarf plants. What would be the genotypes of both parent? कह रहा है, आंसर मत देखिए, कह रहा है क्रॉस बिटवीन टू टॉल प्लांट्स, टू टॉल प्लांट्स हैं, उनके बीच क्रॉस हो रहा है, रिजल्टिंग इन ऑप्शन हैविंग फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स, कुछ ड्वार्फ प्लांट मिले हैं। पेरेंट ए और पेरेंट बी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन कह रहा है कि जब क्रॉस हुआ तो कुछ ड्वार्फ प्लांट मिल गए। जरा मेंडल के उस नियम को याद करिए, किस में ड्वार्फ मिलते थे हमको? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमें ड्वार्फ प्लांट मिलते थे क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस में सारे टॉल हुआ करते थे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ड्वार्फ मिला करते थे, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में अगर ड्वार्फ मिला करते तो जीन क्या होता था वहां पे? क्योंकि हम F1 जनरेशन के प्लांट्स का क्रॉस कराते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी का, तभी ड्वार्फ प्लांट हमें मिलता था। तो आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, ऐसे आपके स्किल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 it denotes that, क्या डिनोट करता है? the alleles of two genes are interacting with each other ना, it is a multigenetic inheritance ना, क्योंकि आपने पढ़ा है 9:3:3:1 एक तरीके का जीन सेग्रीगेट हो गए, जीन्स आजाद हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिसऑर्डर का, जीन्स आजाद हैं, जीन्स कोई दोस्ती नहीं कर रहा है, सेग्रीगेट कर रहे हैं दूसरे से। तो सिंपल सी बात है, हमें ऑप्शन मिलेगा द एलील ऑफ टू जीन्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली, वो एक दूसरे से ऐसा नहीं कि कोई जीन अगर पास में आया तो अलग नहीं होगा, जीन्स अलग भी हो जाते हैं। आंसर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? यार देखिए मेरे ध्यान से, which of the following is not result in a variation among siblings? कह रहा which of the following will not result in variation among the siblings? आंसर को छुपा देता हूं। देखिए, which one of the following will not result in variation among siblings? कह रहा इसमें से कौन सी चीज नहीं रिजल्ट है वेरिएशन का among siblings? सिबलिंग्स में वेरिएशन के लिए क्या चीज है जो वेरिएशन नहीं है? तो देखिए, इंडिपेंडेंट सॉर्ट जीन्स नो, क्रॉसिंग ओवर नो, लिंकेज एंड म्यूटेशन। आप देखिए सिबलिंग्स में वेरिएशन क्यों नहीं है? वेरिएशन ना आने के पीछे कारण एक हो गया कि जीन्स अलग नहीं हुए, जीन्स अलग नहीं हुए, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। क्रॉसिंग ओवर हो जाता तो मैं आपसे सो करता, लेकिन कह रहा क्या नहीं होगा? क्यों नहीं वेरिएशन आया? क्योंकि वहां लिंकेज नहीं हुआ। अब आंसर आपको दिखाता हूं, वहां लिंकेज नहीं होगा। मैं तो जल्दी दोनों ये तरीके भी हाइड कर दूं जिससे कि आप आंसर पहले न देख पाए, पहले गेस करें, पहले गेस करिए, देन आंसर सॉल्व करिए।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Mendel's law of independent assortment holds good for gene situation on the non-homologous chromosomes, homologous chromosomes, extra nucleogenetic element मतलब भी नहीं कोई सेम क्रोमोसोम। कह रहा Mendel's law independent assortment holds good for genes situated on the मेंडल्स का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जहां पे वो अलग हो जा रहे हैं, तो अलग होने से पहले जोड़ने की सोचिए, जुड़ते कौन से क्रोमोसोम से, जुड़ते कौन से क्रोमोसोम से। देखिए दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक होते हैं जो सेम लेंथ के होते हैं होमोलॉगस, और जो छोटे बड़े हो गए वो क्या हो गए नॉन होमोलॉगस। तो यहाँ पर कह रहा मेंडल का जो ला है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो गुड होता है, अच्छा करता है फॉर जीन सिचुएशन के लिए, तो वो हमारा आ जाएगा आंसर। खोलता हूँ अब देखिए आंसर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, क्योंकि दूर अगर हो रहे हैं तो दूर से पहले पास कर लीजिए, और पास तभी होंगे जीन्स, तभी जीन्स सिचुएटेड होंगे जब वो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे होंगे, क्योंकि हमेशा एक जैसे क्रोमोसोम्स होमोलॉगस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आंसर आप देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करिए। अब आगे देखें। Occasionally a single gene may express more than one effect। जब कभी भी कोई एक सिंगल जीन का काम एक होता है, लेकिन वो एक से ज्यादा इफेक्ट पे असर करता है, वो एक से ज्यादा चीजों पे अपनी कमांड रखने लगता है, तो वो जो हमारा जीन्स है उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, तो वो फिनोमेना प्लियोट्रॉपी। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है प्लियोट्रॉपी के बारे में, तो आपसे डिफिनेशन भी प्लियोट्रॉपी की पूछ सकता है। यानी जब एक सिंगल जीन मोर देन वन कैरेक्टर्स को देखता है तो हो जाता है प्लियोट्रॉपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In the F2 generation of a Mendelian dihybrid cross, the number of phenotypes and genotypes are। F2 जनरेशन निकालना है और Mendelian dihybrid cross, the number of phenotypes and the number of genotypes are। देखिए क्या चीज बोले, कह रहे हैं कि in the F2 generation of a Mendelian dihybrid cross, number of phenotypes and genotypes are। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। नंबर ऑफ फिनोटाइप्स एंड नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। फिनोटाइप के जो नंबर आएंगे वो नंबर 4 है, और जीनोटाइप के जो नंबर है वो नंबर 9 पे आके गिरेंगे। तो इसका आंसर डी ही रखिए, डी आंसर राइट आंसर है। फिनोटाइप 4 एंड जीनोटाइप 9 मिलेंगे आपको F2 जनरेशन में डाइहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है भाई, सही बात है। आपको लग रहा है उससे क्वेश्चन कैसा है, देखिए फिनोटाइप्स, ये टाइप आपसे पूछ रहा है, कितने टाइप के फिनोटाइप मिलेंगे, तो 4 टाइप के फिनोटाइप मिलेंगे। भाई कैसे 4 टाइप के फिनोटाइप मिलते थे? राउंड एंड येलो सीड वाला प्लांट एक टाइप हो गया फिनोटाइप, राउंड एंड रिंकल्ड दूसरा टाइप का फिनोटाइप, रिंकल्ड एंड येलो तीसरा, और रिंकल्ड एंड ग्रीन 4 हो गए फिनोटाइप। यानी अगर फिनोटाइपिकली आप देखेंगे, बाहरी जल देखें नॉट जीन्स, तो आपको 4 टाइप के फिनोटाइप मिलेंगे, और जीनोटाइप पे जाइए तो 9 टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे। रेशियो निकालेंगे आप देखेंगे सेम प्लांट जैसा, जैसे पहला प्लांट आपको मिलेगा कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, ये सिर्फ एक प्लांट इकलौता प्लांट है पूरे 16 प्लांट्स में, तो ये एक ऐसे आपको 9 काउंट करने हैं, तो 9 टाइप के जीनोटाइप मिलते हैं और 4 टाइप के फिनोटाइप मिलते हैं। क्वेश्चन अच्छा था। The color-based contrasting traits in 7 contrasting pairs studied by Mendel in pea plant were। The color-based contrasting, color-based कितने कैरेक्टर लिए थे मेंडल ने? सीड का कलर येलो था, ग्रीन, फ्लावर का कलर पर्पल था, व्हाइट, सीड एंड आपका पॉड का कलर ग्रीन एंड येलो। 3 हो गए, वही आपका आंसर हो गया। कलर बेस पे इन्होंने 3 कंट्रास्टिंग पेयर को लिया था। Pairs of contrasting trait were studied by Mendel in pea plant। 7 पेयर ट्रेट इन्होंने लिए थे, 7 पेयर, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, पर्पल, व्हाइट, एक्सियल, टर्मिनल एंड फुल साइज पॉट, तो रिंकल साइज पॉट, है ना, ऐसे 7 लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं which of the following characters was not chosen by Mendel। मेंडल ने कौन से कैरेक्टर को नहीं लिया था? तो लोकेशन ऑफ पार्ट साफ साफ दिख रहा है, पॉड शेप भी लिया था, पॉड शेप भी लिया था, पॉड
कलर भी लिया था, लोकेशन ऑफ फ्लावर एक्सियल टर्मिनल भी लिया था, लेकिन लोकेशन ऑफ पॉड का कोई करेक्टर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड। तो कंट्रास्टिंग ट्रेड का पेयर, जब भी जीन्स हमारा कंट्रास्टिंग ट्रेड के होंगे, पेयर में होंगे, उन्हें हम एरेले बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगी। रेसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड इन। रेसेसिव एलील कब एक्सप्रेस होगा? देखो रेसेसिव एलील तभी एक्सप्रेस होगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। हेटेरो में नहीं कर पाएगा। हेटेरो में क्यों नहीं कर पाएगा? अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है तो स्मॉल टी क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। स्मॉल टी कब डॉग दिखाएगा? जब वो होमोजाइगस जाएगा, सेम एक क्रोमोसोम होंगे, तब वो दिखाएगा आपको। तो हेटेरोजाइगस में दिखाई नहीं पाएगा क्योंकि जो इससे बड़ा डोमिनेंट है वो अपना कैरेक्टर शो करेगा। तो आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16 द कैरेक्टर्स व्हिच अपीयर इन द फर्स्ट फीलियर जनरेशन आर कॉल्ड। जो भी F1 जनरेशन में कैरेक्टर दिखते हैं उसे कहते क्या है? तो भैया मेंडल ने साफ साफ कह रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सारे कैरेक्टर आपको डोमिनेंट दिखाई पड़ेंगे। मेंडल में ताबड़तोड़ क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है, इससे बाहर तो एमसीक्यू जाने ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं कि क्या कहते हैं क्वेश्चन भाई साहब हमारे, आप रीड करें। व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइपिक फीचर्स इन द फर्स्ट फीलियर जनरेशन। हाँ क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा आंसर को हाइड कर दिया जाए। आंसर हाइड। What will be the distribution of phenotypic features in the first filial generation after a cross between a homozygous female and heterozygous male? होमोजाइगस फीमेल है। होमोजाइगस का मतलब मान लीजिए फीमेल स्मॉल टी है। हेटेरोजाइगस को मान ले हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब कह रहा है, क्या पूछ रहे हैं भाई साहब? व्हाट विल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेनोटाइपिक फीचर। फेनोटाइपिक फीचर्स पूछ रहे हैं, क्या रेशियो मिलेगा फेनोटाइपिक फीचर्स में। ठीक है, जब क्रॉस कराइए क्या रिजल्ट आता देखे जाए। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी आपको टू आपको प्लांट मिल रहे हैं। कैसे? टू आपको प्लांट मिलते हैं टॉल, टू प्लांट आपको मिल रहा है टॉल, और टू कैसे मिल रहे हैं आपको? ड्वार्फ। यानी जो रेशियो जा रहा है डिवाइड कर दीजिए, एक ही जैसा प्लांट आपको मिल रहा है और एक ही जैसा प्लांट आपको मिला, दो वैरायटी आपको मिल रही है। एक वैरायटी मिल रही है इसकी टॉल की, दूसरी वैरायटी किसकी मिल रही है? डॉर्फ की। रेशियो 1:1 जाने वाला है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन को जैसे मैंने सॉल्व किया ऐसे सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए मैं इसको रेस कर देता हूँ तो आप आंसर देख पाएंगे। 1:1 का रेशियो हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को आंसर को रिमूव कर दो। एक क्वेश्चन और नीचे आ रहा है, इसके भी आंसर को रिमूव कर दो। ठीक है, कह रहा इन अ मोनोहैब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। दो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरो का मतलब दोनों पेयर सही नहीं होंगे। In a monohybrid cross between two heterozygous individual, percentage of pure homozygous individual obtained in F1 generation will be। percentage of pure निकाल दीजिए। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। कह रहा क्या परसेंटेज है प्योर ब्रीड की। तो यार प्योर ब्रीड को अगर आप देखो तो ये भी तो कौन सा बने ना, मोनोहैब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। ठीक है, ये भी प्योर ब्रीड है, ये सेम ही है, और एक ये प्योर ब्रीड। आपको दो प्योर ब्रीड मिलती है, दो टाइप की प्योर ब्रीड मिल रही है, यानी 50% का रेशियो जाएगा। 50% के चांसेस हैं, देख रहे हैं आधा, तो 50% आंसर आपका आ गया 50%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्या कह रहे हैं? What is the probability of production of dwarf offspring in a cross between two heterozygous। तो भाई हेटेरोजाइगस में जा रहे हैं आप तो क्रॉस करा दीजिए। अगर दो हेटेरोजाइगस आप ऑफस्प्रिंग में क्रॉस कराते हैं तो इसको जरा बैक करके आ जाओ। देखिए दो हेटेरोजाइगस के बीच क्रॉस चलते सेम ही, ये देखिए दो हेटेरोजाइगस के बीच हमने क्रॉस कराया।
अब जब दो हेटेरोजाइगस के बीच क्रॉस कराया देखिए रिजल्ट दिया है, कह रहा क्या प्रोबेबिलिटी है कि डॉर्फ ऑफस्प्रिंग में। तो आप देखिए 4 प्लांट में केवल एक ही प्लांट डॉर्फ हुआ, बाकी तो डॉली थे। यानी 100 में कितना हुआ, 4 से डिवाइड कर दीजिए, केवल 25% तो आया। तो आंसर क्या है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following crosses will give tall and dwarf plants in same proportion। कह रहा कि which of the following cross, इसमें से किसके बीच क्रॉस कराएंगे तो हमें give tall and dwarf दोनों प्लांट मिलेंगे। तो क्रॉस करा के देख लीजिए दोनों के लिए। देखिए इसको थोड़ा सा हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें दोनों चाहिए, टॉल भी चाहिए डॉर्फ। या टॉल के लिए यानी ये आना चाहिए और डॉर्फ के लिए भी आपके स्मॉल टी आना चाहिए। तो यार इसमें से तुम किसके बीच क्रॉस कराओगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच करा दोगे तो गड़बड़ा जाएगा सी, क्योंकि सारे प्लांट तो ऑल हो जाने हैं, तो गड़बड़ हो गया। फिर क्या करें, अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी बीच क्रॉस करा दें तो आंसर हमारा आ जाएगा। आप इसके बीच क्रॉस करा देंगे आपका आंसर आ जाएगा, टॉल भी मिलेंगे डॉर्फ भी मिलेंगे। Which of the following is incorrect regarding ZW and ZZ type of sex determination। तो कह रहा है it occurs in birds and some reptiles, females are homogenetic and males are heterogametic, 1:1 मैटरनी हुई। देखिए यहाँ पर कह रहा which of the following is incorrect, इसके मामले में इनकरेक्ट है। देखिए सबसे पहले इधर तो फीमेल है और ये मेल है। अब जब मेल में दोनों क्रोमोसोम दोनों सेम है तो होमोजाइगस हो गया, फीमेल हेटेरोजाइगस हो गई। यानी इट अकर्स इन बर्ड्स एंड सम रेप्टाइल्स, बात सही है। फीमेल्स आर होमोगैमेटिक एंड मेल्स आर, ये भी फीमेल्स आर होमोगैमेटिक, देखिए ये गलत होगा, फीमेल हेटेरोगैमेटिक है और मेल होमोगैमेटिक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, फीमेल्स आर होमोगैमेटिक एंड मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक, यही ऑप्शन गलत था। अ कपल हैज 6 डॉटर, बहुत चला है क्वेश्चन ये। एक कपल है जिसमें 6 डॉटर है, बताइए कितनी प्रोबेबिलिटी है कि अगला बेटा लड़का होगा। तो भाई चाहे 6 नहीं 6000 हो जाए, हमेशा आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी 50% ही रखनी है। किसी को नहीं पता होता कि होने वाला बच्चा मेल है या फीमेल है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 50% की रहेगी। कभी भी कितने भी बच्चे हो जाए, चाहे लड़के हो जाए, पहले तो लड़की के लिए पूछ ले, लड़की हो जाए तो लड़की के लिए पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्या कह रहा है 23 का, नंबर ऑफ ऑटोसोम प्रेजेंट इन लीवर सेल्स। लीवर सेल्स है दुनिया के आपके बॉडी में कहीं भी सेल्स हो, अगर आपके क्रोमोसोम की बात करता है बॉडी में तो हमेशा 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं, 23rd पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो याद रख लीजिए आंसर भी आपको मिले 22 पेयर आपका हमेशा, चाहे वो लीवर बोल ले, हार्ट पूछ ले, किडनी बोल ले, कहीं भी। हैप्लोप्लॉइडी इज फाउंड इन, हैप्लोप्लॉइडी क्या होती है पहले समझे। हैप्लोप्लॉइडी आ जाओ भाई, हैप्लोडिप्लॉइडी, अच्छा हैप्लोडिप्लॉइडी इज फाउंड इन। हैप्लोडिप्लॉइडी का मतलब ये होता है कि जो मेल होता है हमारा मेल, ये बेचारा हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड होता है। यहाँ पर केवल 16 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि जो फीमेल होती है उस फीमेल में 32 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो हैप्लॉइड भी है डिप्लॉइड, इसलिए हैप्लोडिप्लॉइडी बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडी। ओके, तो हनी बी आंट्स एंड वैप्स। Rate of maturation of is affected by mutation, rate of mutation is affected by temperature, बिल्कुल हो सकता है म्यूटेशन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, एक्स रेज पे भी डिपेंड कर सकता है, गामा रेज पे, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर आपका ऑल ऑफ दिस पे जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है टू और मोर इंडिपेंडेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स व्हिच डिटरमाइन नियरली सेम फिनोटाइप आर कॉल्ड डुप्लीकेट जीन्स। सेम ही फिनोटाइप डालना है और डिफरेंट क्रोमोसोम पे है। अभी तक था कि ऐसे क्रोमोसोम्स होमोजाइगस क्रोमोसोम पे, लेकिन डिफरेंट क्रोमोसोम पे जीन्स वही कर रहा है, तो सिंपल सा उस जीन का डुप्लीकेट वो जीन है। क्वेश्चन नंबर आपका इसका आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 27
सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेडिग्री एनालिसिस। देखिए पेडिग्री एनालिसिस में हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू अपने वंश के बीमारियों के बारे में पता करते हैं। अब ये क्या कहते हैं सॉलिड सिंबल शो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल, फर्जी है ना। सॉलिड सिंबल शो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल कह रहा है, जो सॉलिड सिंबल होता है यानी सिंबल ऐसे होता है तो क्या ये अनअफेक्टेड को शो करता है? अरे यार ये तो खतरे की घंटी जैसा दिखता है, तो भैया ये अफेक्टेड को ही शो करता है, यानी आंसर तो यही हमारा होना चाहिए। बाकी देखें, प्रोबैंड इज द पर्सन फ्रॉम व्हिच केसेस टू स्टार्ट टेकन, इट इज यूजफुल फॉर जेनेटिक कंडीशन, तो सही है। इट इज एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली, ठीक है भाई, पहला ही आंसर आपका सही था। नेक्स्ट 28, क्वेश्चन नंबर 28, टू डिटरमाइन the genotype of a tall plant of F2 generation, Mendel crossed this with a dwarf plant. This cross represent, कह रहे हैं कि अगर टॉल प्लांट का जो F1 जनरेशन में हमारे टॉल प्लांट आते हैं उसका अगर हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हम स्मॉल टी कराएं, तो इसको क्या बोलते हैं? तो भाई ये हम पता लगाने के लिए करते हैं कि इंडिविजुअल का जीनोटाइप है क्या, इसके लिए इसको हम टेस्ट क्रॉस नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट क्रॉस? भैया अभी बोला मैंने अभी कि जब F1 जनरेशन के प्लांट का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है? हमारा टेस्ट क्रॉस होता है। आंसर इज दिस। ओके आगे चलते हैं। Mendel formulated the law of purity of gametes on the basis of, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, तो हमारा आंसर आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंटीरिनम डॉग फ्लावर इज एन एग्जांपल ऑफ। एंटीरिनम डॉग फ्लावर में एक गड़बड़ी हो गई कि जब रेड फ्लावर का व्हाइट फ्लावर साथ कराया गया तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ F1 जनरेशन में रेड कलर के फ्लावर होने चाहिए, लेकिन वहां पे पिंक कलर के फ्लावर आ गए, यानी दोनों के कैरेक्टर पहुंच गए और लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया, तो इसलिए इसको बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। याद रखिएगा एंटीरियम डॉग फ्लावर में घटना पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, देखिए क्या कहते हैं 32 जी। डॉग फ्लावर से मैच कर रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं? phenotypic and genotypic ratio is similar in case of, जब phenotype और genotype सेम हो जाता है तो भाई ये incomplete dominance है। अभी एंटीरिनम वाला हम लोगों ने समझा। What can be the blood group of offspring when both parents having AB blood group? अगर दोनों के पास AB है, क्रॉस करा दीजिए तो क्यों कौन से ब्लड ग्रुप? देखिए इसका इससे जाएगा तो A मिलेगा, इनका इससे AB मिलेगा, AB मिलेगा, BB मिलेगा, मैच कर लीजिए आंसर। व्हाट कैन बी द ब्लड ग्रुप? तो ए भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है, तो आंसर आया ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, आंसर मिल गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेंस ऑफ रोन कोट इन कैटल इज एन एग्जांपल ऑफ। रोन कोट का यानी आप देखें कैटल्स बहुत होते हैं कि उसमें ब्राउन कलर भी है, व्हाइट कलर भी है, ब्लैक है, व्हाइट है, ये जो मिक्सचर हो जाता है दोनों ही अपने कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, तो आंसर आएगा कोडोमिनेंस। अभी ब्लड ग्रुप में पढ़ा था, दो जीन्स अपने कैरेक्टर को दिखाते हैं, दोनों ही दमदार थे, तो ये घटना घटेगी कोडोमिनेंस पे। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग्स साइट्स द एग्जांपल ऑफ। एबीओ ब्लड ग्रुप हमने पढ़ा अभी देखा भी था, ये था कोडोमिनेंस, तो यहाँ पर भी आंसर देखिए आता है क्या? कोडोमिनेंस। साथ साथ देखिए एक चीज और जोड़ेंगे यहाँ पर, मल्टीपल एलील्स को अगर हम ले लें तो मल्टीपल एलिज्म भी है। मल्टीपल एलिज्म मतलब एक कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए मोर देन वन जीन्स होते हैं, तो हम मल्टीपल एलील लेते हैं। जैसे प्लियोट्रॉपी जिसका ऑपोजिट था, कई कैरेक्टर एक जीन से कंट्रोल होता है, प्लियोट्रॉपी एक कैरेक्टर कई जीन से हो रहा है, मल्टीपल एलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द माइस why is the dominant allele for yellow? Okay, why is the dominant allele? Why is the dominant allele? Why is the dominant allele for yellow? Yellow. Okay, and why is the recessive allele?
ओके, और ग्रे रेसिस्यू को हम स्मॉल लेटर में ऐड कर देंगे, ठीक है। सिंस y इज द लीथल व्हेन द होमोजाइगस, y इज द लीथल यानी अगर y होमोजाइगस होगा तो लीथल जानलेवा होता है। द रिजल्ट ऑफ क्रॉस कैपिटल y स्मॉल कैपिटल विल बी, क्या रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए क्रॉस करा दीजिए, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y, यानी स्मॉल y वाले आपको कितने मिल रहे हैं, एक लेवल प्योर में देखेंगे और इसमें देखेंगे तो ये तो 1:2 मिलता है, ठीक है। अब इनके सवाल क्या करें, द रिजल्ट ऑफ, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट यार ये आ जाएगा कि अगर देखेंगे तो कैपिटल लेटर जहां भी जाएगा वो येलो कर देगा, तो ये भी येलो हो गया, ये भी येलो होगा, ये भी येलो, तीन तो येलो ही मिल रहा है हमको। क्रॉसिंग में कुछ गड़बड़ हुई है क्या भाई, अरे हाँ यार गड़बड़ा गया, सॉरी, यहाँ कर देते हैं कैपिटल Y स्मॉल y, क्रॉस कराया गया कैपिटल Y का स्मॉल y के साथ, क्लियर। यहाँ से लिख लीजिए कैपिटल Y आ गया, इसका इससे क्रॉस करें कैपिटल Y स्मॉल y, इनका इससे कराएंगे कैपिटल Y स्मॉल y, यहाँ पर गया तो स्मॉल y, यानी कि अगर देखा जाए तो ग्रे वाला तो हमको एक ही मिल रहा है, एक ग्रे वाला मिल रहा है, और तीन कैसे मिल रहे हैं, येलो वाले, तो यहाँ पर ये आंसर गलत दे दिया गया है, आंसर आपका ए होगा। 3 येलो कलर के हैं, 3 येलो कलर के हैं। एक चीज यहाँ पर देखिए बढ़िया दी उन्होंने कि y अगर होमोजाइगस हुआ था तो लीथल होता है, लीथल तो मर जाएंगे, तो ये भाई साहब तो मर ही गए ना, अच्छा क्वेश्चन था ये, भाई साहब तो लीथल था, बोल रहा है क्वेश्चन में व्हेन y इज लीथल व्हेन होमोजाइगस, अगर 2 y मिल गए तो लीथल हो जाएगा, मारा जाएगा, तो ठीक है बात, फिर तो यार सही आंसर है, 2 हमारे येलो और एक ग्रो, ये तो भाई साहब निपट चुके हैं, तो आंसर राइट। How many types of gametes can be produced by a diploid organism whose heterozygous for 4 loci? क्वेश्चन समझिए इधर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहे हैं भाई साहब कि how many types of gametes can be produced by a diploid organism, कोई diploid organism है whose heterozygous for 4 loci, 4 loci जीन्स जहाँ पर पाए जाते हैं उस प्लेस को loci कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कितने टाइप के गैमेट्स मिलेंगे, तो कितने टाइप के गैमेट्स के लिए 4 लॉकी थे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, जब भी गैमेट्स की बात आ जाए तो आपको नंबर ऑफ लोकाई का स्क्वायर कर देना है, यानी इसको ऐसे n स्क्वायर कर दीजिए, n क्या है, नंबर ऑफ लोकाई है, तो अगर आप 4 रख देते हैं तो 4 का स्क्वायर कर दिए 16 आ जाएगा, ऐसे करके आप आंसर निकाल सकते हैं n स्क्वायर से। जब कभी भी आपको लोकाई दे दे और पूछे कितने टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं। तेजी से बढ़ते हुए क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, which of the following is correct for the condition when plant y back crossed within the double recessive parents, okay। कह रहे हैं अगर इनका क्रॉस करा दिया जाए कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल और स्मॉल r, किससे कराया जा रहा है, विद द डबल रिसेसिव प्लांट, यानी कि स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल, क्रॉस कराइए, क्रॉस करा करके इनको आंसर दीजिए। तो जब क्रॉस कराएंगे तो मेंडल के पैटर्न पे ले जाइए इनको, इनसे पहले बनने वाले गैमेट निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे, इसका इससे क्रॉस करें कैपिटल Y, एक ये गैमेट तैयार होगा, कैपिटल Y स्मॉल गैमेट तैयार होगा, कैपिटल R स्मॉल y, आंसर आप निकालेंगे तो आपको रेशियो 1 1 1 1 का मिल जाएगा, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, डाइहाब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, तो भाई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डाइहाब्रिड क्रॉस से बच्चा जानता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। मेंडल्स वर्क वाज रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट, 3 बहुत अच्छे दोस्त थे, हुगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस एंड एरिक फॉन सरमैक, इन लोगों ने मिल करके काफी मेहनत करी एंड 1900 में इनके रिजल्ट को फिर से पब्लिक के सामने लाए, जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज दिया गया इनके मरने के बाद, या ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिनको मरने के बाद नोबेल प्राइज दिया गया। Which 3 scientists independently rediscovered Mendel's work, तो अभी मेरे मुंह से निकला ही था भाई, एरिक वॉन सरमैक, ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 43, chromosomal theory of inheritance was given by Sutton and Boveri, chromosomal theory of inheritance, मेंडल्स
ने काफी काम किया, लेकिन मेंडल पब्लिक को ये ना बता पाया कि जीन्स नाम की कोई चीज है, क्रोमोसोम नाम की चीज है। इस पे एक्सपेरिमेंट करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे सटन एंड बोवेरी। इन दो ने मिलकर के क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में बताया कि हाँ भाई ह्यूमन में क्रोमोसोम या अदर ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। ये चीज बताई हमें सटन एंड बोवेरी ने, जिस पे और अब देखिए इसी पे क्वेश्चन में जोड़ रहा हूं कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया टीएच मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया गया वो टीएच मॉर्गन ने प्रूव किया। किस पे किया था? तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। यहां पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नाम की एक फ्रूट फ्लाई होती है, उस पे एक्सपेरिमेंट किया टीएच मॉर्गन ने और अपने रिजल्ट को बताया। तो थ्योरेटिकली सटन एंड बोवेरी ने चालू किया क्रोमोसोमल थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकली जो शो किया वो टीएच मॉर्गन ने शो किया। किस पे किया? तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नाम की एक फ्रूट फ्लाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी। अभी बोला ना क्वेश्चन आपको मिल गया टीएच मॉर्गन। जीन्स लोकेटेड very close to one another on same chromosome tend to be transmitted together and are called as। जब भी कभी क्रोमोसोम पे दो जीन्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं तो उनका एक वादा होता है कि अगर एक जीन क्रॉसिंग ओवर समय दूसरे में जाएगा तो दूसरा भी जाएगा। इसके लिए बोलते हैं इसको क्या, लिंक्ड जीन्स होते हैं, वो आपस में काफी अच्छे से जुड़े जीन्स होते हैं। What is the true about the crossing over between linked genes? क्या ट्रू है? यही होगा कि लिंक्ड जीन्स अगर एक जाएगा दूसरा भी जाएगा। नो क्रॉसिंग ओवर एट ऑल, हाई परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकता, हार्डली एंड एनी क्रॉसिंग ओवर, नन ऑफ दिस। कह रहे भाई हार्डली, बहुत ही मुश्किल होगा कि क्रॉसिंग ओवर हो सके उस जगह पे। क्रोमोसोम मैप्स या जेनेटिक मैप्स वर फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय स्टरवॉन्ज ने क्रोमोसोमल मैप दिया था। क्रोमोसोम मैप क्या, एक तरीके से आपके क्रोमोसोम्स को अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड साइज, एंड इसके बिहाफ पे एक मैप तैयार किया जाता है, उसे क्रोमोसोम मैप कहते हैं। 1911 में स्टुअर्ट ने हमारा दिया था। द डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज मेजर्ड बाय, भैया एडॉप्शन यूनिट है हमारे देने वाले, दो जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट है? तो एंगस्ट्रॉम नहीं है, मैप यूनिट नहीं है, डॉप्सन साइंटिस्ट के नाम पे है, डॉप्सन यूनिट दी जाती है उनके, जब हमें एक ही क्रोमोसोम में मौजूद दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस को जानना हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन लिंकेज। लिंकेज के लिए कौन सबसे सुटेबल है? तो देखिए क्यों ऐसा लेना, लिंकेज मैंने पता करना सिंपल सी बात है, एक तरफ पूरे के पूरे डोमिनेंस कैरेक्टर रख लीजिए और दूसरे की तरफ पूरे के पूरे रिसेसिव कैरेक्टर रख लीजिए, तो लिंकेज को अच्छे से पता लगा सकते हैं कौन सा जीन्स कहाँ क्रॉस करके गया है। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन 50, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट does not hold true for the genes that are located closely on। Mendel's law independent assortment does not hold true। मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जहाँ पर बोला था कि हर एक जीन फ्री है, कहीं से भी जा सकता है, किसी के साथ छोड़ सकता है, लेकिन किस जगह पे ट्रू नहीं है? तो यार देखो उन क्रोमोसोम्स के लिए ट्रू नहीं है जो सेम क्रोमोसोम पे है, तो सेम क्रोमोसोम पे जीन ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि उधर लिंकेज नहीं है, डिस्टेंस बहुत नहीं है, तो लिंकेज में फिर क्रॉस इंडिपेंडेंटली नहीं जा सकते हैं। इफ लिंकेज वाज known at the time of Mendel, if linkage was known at the time of Mendel, then which of the following law he would not have been able to discover। अगर लिंकेज के बारे में पता होता मेंडल को, उस समय डिस्कवरी हो चुकी होती, तो मेंडल किस चीज को एक्सप्लेन न कर पाते? तो ये एक्सप्लेन न करते लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि लिंकेज अगर है तो क्रॉसिंग ओवर भी संभव नहीं हो पाती। देखिए आज अभी क्वेश्चन की हार्डली बहुत मुश्किल से क्रॉसिंग ओवर होगा, तो आंसर इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Which of the following are reason for Mendel's success? मेंडल के सक्सेस क्या था? देखिए पहला, यूजेस ऑफ प्योर लाइंस और प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज। सबसे पहली बात, अगर हम पहले लेते नहीं प्लांट लिया कैपिटल टी कैपिटल, तो ये प्योर ब्रीड होती है, इसका पता लगाना मेंडल के लिए इनके सक्सेसर का होता है। Another thing है कंसिडरेशन ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम, इन्होंने सबसे पहले एक टाइम में एक ही कैरेक्टर को देखा, ये भी बात सही कहते हैं। कह रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिकल रिकॉर्ड, स्टैटिकल रिकॉर्ड तो इन्होंने मेंटेन नहीं किया,
है ना, ये लगा हुआ। स्टैटिकल रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था कि जैसे आप पूरे डिस्क्राइब करते हो, ये स्टैटिकल रिकॉर्ड है। स्टैटिकल रिकॉर्ड भी इनका था, यानी 3 चीजें सही मिलती है, लेकिन चौथा पढ़ लेते हैं, नॉलेज ऑफ लिंकेज। तो अभी बात ऊपर हुई कि इनको लिंकेज की नॉलेज नहीं थी, यानी ले दे करके आखिरी वाला पॉइंट गलत लगता है, तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए कहाँ पर है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 3rd, तो ये हो जाए 1 सेकेंड एंड 3rd इज राइट फॉर मेंडल। एंड रफ्तार से बढ़ते हुए क्वेश्चन की बारे में आगे चलते हैं, पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। XO type of sex determination and XY type of sex determination are the example of XO हमेशा फीमेल आगे रखना है, अगर मेल तो कह रहा है, अगर देखिए XO type of sex determination and XY type of sex determination are the example of। XO है तब भी हेट्रोगैमेटिक है, XY है, दो डिफरेंट चीज है, तो हेट्रोगैमेटिक है, इज एग्जांपल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी। ग्रासहोपर इज एन एग्जांपल। ग्रासहोपर एक इंसेक्ट है, याद रखिएगा इंसेक्ट के पीछे क्वेश्चन हुआ था। Grasshopper is an example of XO type of sex determination in which males have only one chromosome। जीरो पे है ही नहीं है, तो आंसर आपका ये आ गया। In XO type of sex determination फिर से वही चीज है ना, males produce two different type of gametes। males रखता है two different type of gametes को, X and O। आगे चलते हैं 56 पे आते हैं। In both parent are carriers for thalassemia, which is an autosomal recessive disorder. What are the changes of progeny resulting in the affected child? There are both parents are carriers for thalassemia। thalassemia अगर है, दोनों पेरेंट तो thalassemia है, तो बच्चों में 25% affected child होने के चांसेस होंगे, तो आंसर 25%। Select the disease which is caused by recessive autosomal gene। तो recessive autosomal gene से डिसीज बहुत सारी होती हैं, अल्कप्टोल्यूरिया, अल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑल ऑफ दिस। लेकिन फिलहाल के एग्जाम के लिए क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये तो मैंने डाल दिया है कि फर्दर सिलेबस में आ जाए, तो हालांकि फिलहाल क्वेश्चन में ये नहीं आपके सिलेबस में है, ये डिसीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड लास्ट के हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन बच रहे हैं। Which one of the following trait is controlled by dominant autosomal gene? Dominant autosomal gene से ये बीमारियां होती हैं, पॉलीडेक्टाइली, हंटिंग्स, ये ऐसे आप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए इंपॉर्टेंट। Failure of segregation of chromatid during cell division resulting in the gene of chromosome, this is called aneuploidy। क्या होता है, जब सेल डिवीजन हो रहा हो, क्रोमैटिड क्रॉस नहीं कर पाए, तो वहीं का वहीं रह जाएगा, और जब वहीं का वहीं रह जाएगा तो 23 पेयर होने चाहिए थे, बच रहा है क्रोमोसोम, उसमें कम हो गया लेकिन इसमें ज्यादा हो गया, तो एन्यूपोलाइडी हो जाएगा, एक बढ़ गया, पॉलीपोलाइडी बहुत बढ़ गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ट्राइसोमी इज रिप्रेजेंटेड बाय। ट्राइसोमी का मतलब क्या है, समझ लीजिए 3 क्रोमोसोम पाए जाएंगे, तो जहां पर आपको 3 दिख जाएंगे समझ लीजिएगा 2n+1 3 क्रोमोसोम होगा डी, यानी ये हमारा क्या है, ट्राइसोमी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्म। एक बीमारी है, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, और ऐसे डिसीज में बच्चा मेंटल रिटार्डेडनेस होता है। तो ये थी हमारा सफर आज का एमसीक्यू पे, जहाँ पर हमने मेंडल चैप्टर यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस वाले चैप्टर से हम आज फिनिश किया, हमने एमसीक्यू भी फिनिश कर डाले इसके। तो ओवरऑल एमसीक्यू आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब आपको हम कुछ लेक्चर्स भी देंगे जो थोड़ा पेपर्स पे बेस्ड होंगे हमारे। तो फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर मुलाकात करेंगे अपने अच्छे से चैनल आरटी एकेडमी पर, और मैं आपका बायोलॉजी टीचर लगातार आपके साथ बना रहूंगा। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।